नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को मानव हृदय के बारे में बताया था, और पार्ट 2 में मैं रुधिर की शुरुआत किया था। और मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत 3 भागों को शामिल करते हैं। एक तो होता है हृदय, दूसरा मैंने बताया था रुधिर या रक्त, और तीसरा पार्ट मैंने बताया था रुधिर वाहिनियाँ। तो इसमें पहले पार्ट यानी हार्ट को हमने कंप्लीट कर रखा है, और इसके बाद शुरुआत किया था रुधिर की। और रुधिर के बारे में मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि रुधिर जो होता है एक तरल संयोजित ऊतक होता है, और इस रुधिर में 2 प्रकार के द्रव्य या पदार्थ पाए जाते हैं। एक तरल पदार्थ होता है और एक ठोस पदार्थ या कणकीय पदार्थ होता है। तो तरल पदार्थ को हमने प्लाज्मा नाम दिया, और ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। और प्लाज्मा जो है पूरे रुधिर का जो है 55% भाग होता है, और रुधिराणु जो है 45% भाग होता है। इसके बाद मैंने बताया कि रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में आरबीसी को कंप्लीट किया था, उसमें रक्त समूह के बारे में बताया था, और उसमें रक्त समूह के बारे में और कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सर्वदाता है, और कौन सा सर्वग्राही है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। आज हम लोग बात करेंगे रुधिराणु के दूसरे पार्ट डब्ल्यूबीसी की। तो आइए हम लोग इस बिंदु की शुरुआत करते हैं। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कार्पल्स, या इसी को हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। या डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इस बात को समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी का स्टार करके। डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या। अच्छा, या डब्ल्यूबीसी की हम बात करेंगे, संख्या की बात करते हैं। जैसे मैंने वहाँ आप लोगों को बताया था कि आरबीसी की संख्या पुरुष में लगभग 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर ब्लड में पाया जाता है, और 45 लाख जो है प्रति घन मिलीलीटर महिलाओं में पाया जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर। अब देखिएगा, डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या से सामान्य से अधिक हो जाए या सामान्य से कम हो जाती है, तब भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। डब्ल्यूबीसी की असामान्य संख्या, यानी जब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है, मतलब अधिक हो जाती है, तो एक विकार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। या इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटेसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटेसिस। इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटेसिस। और दूसरा देखेंगे डब्ल्यूबीसी की असामान्य कमी। असामान्य कमी, ल्यूकोसाइटेपिनिया।
ल्यूकोसाइटोपिनिया, ये विकार हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे या अच्छा, असामान्य कमी कब हो जाता है? जब हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण होता है। जैसे अगर कभी कभार वायरस का संक्रमण, जैसे हम बात करेंगे एड्स हो जाता है, तो एड्स के दौरान जो है हमारे शरीर में WBC की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है। और सामान्य वृद्धि, जब जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो इसमें क्या हो जाती है? सामान्य से वृद्धि हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे WBC का निर्माण। देखिएगा, WBC का निर्माण की बात करें तो WBC का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अब बात आ गई कि ये अस्थि मज्जा क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोगों की ये जो हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप होती है, पानी की पाइप होती है, तो पानी के पाइप और चारों ओर तक वाल होती हैं, दीवार होती है, और बीच में पानी के बीच खाली होता है, उसमें खाली होता है और उसमें पानी भरा होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी हड्डियां भी होती हैं एक पाइप की भांति, और बीच में इसमें एक अर्ध पेस्टी अवस्था में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसी अस्थि मज्जा में WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहीं पर देख लेते हैं कि इसका WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC का जीवन काल जो होता है, WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन होता है। कितना होता है? 4 से 7 दिन। और इसके बात करेंगे WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होती है। कहाँ होती है? रक्त में होती है। और एक बात यहीं और हम लोग समझ लेंगे कि WBC का कार्य क्या है। तो WBC का मुख्य कार्य, इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्या देना? ताकत देना। तो कार्य लिख लेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये WBC का कार्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। अच्छा, एक बात यहीं और लिख लेते हैं, RBC और WBC में अनुपात, RBC और WBC में अनुपात कितना होता है? तो 600 संबंधी 1 का होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मित्रों हम लोग देखेंगे RBC, WBC और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। या इसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। इसी को क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं मित्रों? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिएगा इसकी संख्या कितनी होती है। थ्रोम्बोसाइट्स संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 1.5 से लगभग 4 लाख। कितना? 4 लाख। मतलब सर्वाधिक संख्या ब्लड में किसकी पाई जाती है? RBC की पाई जाती है। इसके बाद किसकी पाई जाती है? WBC की। और सबसे कम संख्या किसकी पाई जाती है? प्लेटलेट्स की पाई जाती है। तो अच्छा, संख्या हो जाए है प्रति घन मिलीलीटर। इसको याद रखेंगे। अब असामान्य संख्या,
असामान्य संख्या से कौन सा विकार होता है? तो थ्रोम्बोसाइटेसिस विकार हो जाता है। कौन सा विकार होता है? थ्रोम्बोसाइटेसिस। और असामान्य संख्या या सामान्य से अधिक, जिसे हम क्या कह सकते हैं? असामान्य वृद्धि या असामान्य संख्या या सामान्य संख्या से अधिक इसे कह सकते हैं, अधिक। और सामान्य से कम। तो सामान्य से जब कम होता रहता है प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक विकार हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक रोग हो जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु भी कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। अब देखिएगा, इसके बाद जीवन काल की बात कर लेते हैं। तो जीवन काल भी लगभग 3 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। अच्छा, इसका प्रमुख कार्य देखेंगे। प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो रुधिर को थक्का बनने में सहायता करना। अर्थात जब सामान्य से अधिक संख्या हो जाएगी तो ये रुधिर जो है चोटग्रस्त स्थानों पर न जम करके कहाँ? हमारे ब्लड में, हमारे धमनियों में जमने लगेगा, रक्तवाहिनियों में जमने लगेगा। और जब उसमें जमने लगेगा तो हमारा जहाँ ब्लड जम गया, मान लीजिए यहाँ ब्लड जम गया, तो इधर ब्लड का संचार नहीं होगा, तो ये अंग हमारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अपंग होने लगेंगे। और एक समय में आएगा कि व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है कि कमी हो जाएगी, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आदमी के शरीर से क्या निकल जाएगा? सारा रक्त निकल जाएगा। तो ऐसे भी आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको भी याद रखेंगे। तो प्रमुख कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनने में सहायता करना। रुधिर का थक्का बनने में सहायक। रुधिर का थक्का बनने में सहायक, इस बात का भी याद रखेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। देखिएगा मित्रों, हमने बात किया था रुधिर की। किसकी बात किए थे? रुधिर की। और रुधिर को हम 2 भागों में बांटे थे, एक तरल भाग और एक किसमें? ठोस भाग। तरल भाग को क्या नाम दिया था? प्लाज्मा। और ठोस भाग को क्या नाम दिया था? रुधिराणु। क्या नाम दिया था? रुधिराणु। और इस रुधिराणु को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में बांट दिया था। और इसमें हमने बांटा था क्या? एक बांटा था आरबीसी, एक बांटा था डब्ल्यूबीसी और एक बांटा था प्लेटलेट्स। और मैंने परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये क्या है? रुधिर है। और मैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने 3 भागों को शामिल किया था। एक हृदय को, एक रुधिर को और एक रुधिर वाहिनियाँ को। तो मैंने इस टॉपिक को और इसको कंप्लीट कर लिया। अब रुधिर वाहिनियों के बारे में भी मैंने हर चैप्टर में बताया था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो हम लोग बात करेंगे रुधिर वाहिनियों और इसके बाद बात करेंगे रुधिर का, ब्लड का क्लोटिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं रुधिर वाहिनियाँ।
रुधिर वाहिनियाँ। तो मैंने बताया था कि धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। अच्छा, दूसरी बात, धमनी से रक्त कहाँ पहुँचता है? तो धमनी से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुँचता है। रक्त पहुँचता है धमनी में शुद्ध रक्त। यहाँ एक अपवाद लिख लेंगे। अपवाद, पाल्मोनरी धमनी। पाल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त पहुँचता है? पाल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त पहुँचता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अच्छा, हम लोग पाल्मोनरी धमनी देख लिए। अब देखेंगे सीरा में कैसा रक्त बहता है। सीरा में अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त कौन पहुंचाता है? सीरा पहुंचाता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय को रक्त हृदय तक रक्त शिराओं के माध्यम से पहुंचता है। नोट करके लिख लेते हैं। पाल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। पाल्मोनरी सीरा फेफड़े से रुधिर को हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाता है। बाएं आलिंद में पहुंचाता है। और एक लिख लेते हैं। हृदय के कोशिकाओं को रक्त कौन पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। लिख लेते हैं। हृदय की कोशिकाओं को रक्त कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। तो मित्रों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। देखिएगा, ब्लड क्लोटिंग। रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना।
तो इसमें कुछ बातों को लिख लेते हैं। जैसे रुधिर को थक्का बनाने में सहायक, कैसे रुधिर का थक्का बनता है, जैसे समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है और हाथ पर यहाँ कहीं से चोट लग गई, और चोट लग गई तो यहाँ पर ये हमारे ऊतक क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि रुधिर को थक्का बनाने में सहायक रुधिर का कौन सा भाग होता है, प्लेटलेट्स होता है, जो रुधिर का थक्का बनने में सहायता करता है। तो यहाँ से जब रुधिर का परिवहन होगा, परिसंचरण होगा, तो यहाँ पर जैसे प्लेटलेट्स आएगी तो ये टूटे हुए ऊतक से प्लास्टोसिन का स्रावण करती है। तो इसी के कारण जो है कि क्या बनता है, थक्का बनता है। और रक्त का थक्का सामान्यतया 2 से 3 मिनट में बन जाता है, या मुख्य कोई धमनी कट गई है तो 8 से 10 मिनट में भी बनता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके रुधिर कहीं से कट जाता है, कोई धमनी वमनी कट जाती है या कोई अंग कट जाता है, तो रक्त का थक्का ठीक जल्दी बनता नहीं, 1-1, 2-2 घंटे बाद नहीं बनता है। तो ऐसे में उनमें एक विशेष प्रकार का विकार होता है, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे ब्लड क्लोटिंग, थक्का बनना। देखिए, रुधिर का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन, रुधिर का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन की बात करेगा तो फाइब्रिनोजन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, या तथा प्रोथ्रम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, रुधिर का थक्का बनने में सहायक विटामिन, तो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, तो विटामिन के। तीसरा बात हम लोग लेंगे, रुधिर का थक्का बनने में सहायक तत्व, और सहायक तत्व की बात करेंगे तो यह कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। सहायक तत्व क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के, और सहायक तत्व की बात करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, सामान्यतया कुछ बातों को लिख लेते हैं। सामान्यतया यहाँ लिख लेते हैं, चोटग्रस्त स्थानों पर रुधिर का थक्का बनने में सामान्यतया 2-3 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। ठीक, यदि जिसमें नहीं बनता है, यदि जिसमें नहीं बनता है उसे हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। उसमें हीमोफीलिया रोग होता है, और जिसमें मित्रों हीमोफीलिया रोग होता है उसके शरीर में रुधिर का थक्का 1-1 घंटों तक नहीं बनता है, रोग होता है। यह रोग ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हीमोफीलिया रोग किसमें हुआ था, एलिजाबेथ में ही हुआ था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद एक टॉपिक और बताते हैं।
चलिए मित्रों, तो ये तो रहा हमारे कहीं चोटग्रस्त स्थानों पर रुधिर का थक्का बनना। लेकिन सोचिए ज़रा, हमारी रक्त नलिकाएं जो होती हैं, रक्त वाहिनियां जो होती हैं, यदि उनमें रुधिर का थक्का बन जाएगा या किसी प्रकार का ब्लड का रुकावट हो जाएगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं, वो अंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा और पूरे शरीर में जिस दिन ब्लड जम जाएगा हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या हृदय में रक्त का थक्का बन जाएगा तब भी हम क्या हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे, क्योंकि हृदय धड़कना बंद हो जाएगा तो हम भी भड़कना बंद हो जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि रुधिर वाहिनियों में कौन जो ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त को थक्का बनने से रोकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिपैरिन बोलते हैं। और हिपैरिन का स्रावन कहाँ से होता है, यकृत से होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं, नीचे नोट करके लिख लेते हैं। रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन। और हिपैरिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो हिपैरिन का स्रावन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखिए। आइए दोस्तों, एक बार मैं और आपको बातें बता दे रहा हूँ। देखिए, मैंने इस टॉपिक में परिसंचरण तंत्र को जब शुरुआत किया था तो मैंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था परिसंचरण तंत्र। क्या बताया था? परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में मैंने बताया था कि हम इसमें 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो हृदय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हृदय को पढ़ेंगे। एक रुधिर को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे? रुधिर वाहिनियों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रुधिर वाहिनियों को पढ़ेंगे। और रुधिर को मैंने 2 भागों में बांटा था, एक तरल भाग और एक किसमें, ठोस भाग में बांटा था। तरल भाग को क्या दिया था? प्लाज्मा नाम, और ठोस भाग को नाम दिया गया रुधिराणु। और रुधिराणु के अंतर्गत कितने भाग शामिल किए गए? 3 भागों को शामिल किया गया, RBC और WBC और प्लेटलेट्स। क्या नाम दिया गया? प्लेटलेट्स नाम दिया गया। और मैंने इन सभी बिंदुओं को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो अब हम लोग यहीं पर रुधिर परिसंचरण को यानी परिसंचरण तंत्र को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि अच्छा ना लगा होगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर देना। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।